हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तर लेखन अभ्यास में हम आज डे 56 में आ गए हैं और आपको पता है कि हम 1120 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज हैं। ये 1120 जो है यूपीएससी के पूरे जो है पीवाईक्यूज हैं जो 2013 से लेकर के 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज शामिल हो गए हैं। अभी 26 का एग्जाम हुआ 2 दिन पहले। ये भी सारे क्वेश्चन मैंने इसमें समाहित कर लिए हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ये सीरीज रुकेगी नहीं और पीवाईक्यू के माध्यम से आपका बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो मैंने इसमें जो है उत्तर लेखन अभ्यास के लिए आपको सजेशन भी दिए हैं और खुद भी एक उत्तर लिख करके आपको दिखाया है, मतलब दिखाऊँगा और वैसे भी दिखाता हूँ। तो अगर आप निरंतर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम जीएस 2 में चल रहे हैं गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस के 2025 तक के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज 2026 के हैं, तो 2026 का वर्तमान में जो पेपर हुआ है 2 दिन पहले, उसके भी क्वेश्चनों को मैंने इसमें समाहित कर लिया है। तो उसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग सुझाव दीजिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपकी पीवाईक्यू से संबंधित प्रैक्टिस हो सके। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी में अगर सिलेक्शन लेना है तो उत्तर लेखन आपको करना ही पड़ेगा। अगर उत्तर लेखन नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। प्रीलिम्स निकालना तो ठीक है, प्रीलिम्स खैर पहली कड़ी है। प्रीलिम्स नहीं निकालोगे तो उत्तर मेंस देने को नहीं मिलेगा, उत्तर लिखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रीलिम्स निकालने के बाद अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको मेंस की बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। उत्तर लेखन अभ्यास आपको डेली करना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो मैं भी करता हूँ आपके माध्यम से भी और वैसे भी। तो मैं आपको भी ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ। तो हम चलते हैं सीधे सेकंड पेपर में। तो हम पहले सिलेबस को देखते हैं। तो इसमें हम शासन व्यवस्था से संबंधित जो सिलेबस है इसको देख रहे हैं। इससे पहले शुरुआत में मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी शासन व्यवस्था से संबंधित जो है हम पॉइंट्स को देखेंगे। तो यहाँ 15 नंबर पॉइंट्स और 16 नंबर पॉइंट्स ये शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो इसी से संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका से संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो हम इसी को उठाते हुए, अब देखिए यहाँ पर जो शब्दावली दी होती है, जैसे शासन व्यवस्था है, पारदर्शिता है, जवाबदेही है, ठीक है, ई गवर्नेंस है, ठीक है, इसके साथ साथ नागरिक चार्टर है, फिर जवाबदेही है, पारदर्शिता, ऐसे शब्दों को आपको याद कर लेना है कि इन्हीं शब्दों को घुमा घुमा करके लिखना है। इन्हीं से यूपीएससी का प्रश्न जो है पूरा हो जाता है। ठीक है? तो इन्हीं शब्दों को बार बार घुमा के रखिए। ऐसे और भी शब्द ऊपर, जैसे आप पॉलिटी के जाओगे, ये सोशल जस्टिस में जाओगे, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मानव संसाधन है, ये मानव संसाधन शब्द ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। याद तो हो ही जाएगा लेकिन इस्तेमाल करने में बहुत सारी दिक्कत होती है। गरीबी है, भूख है, इससे संबंधित विषय हैं, इनको भी याद कर लेना है। इसी तरह से दबाव समूह है, इस तरह की शब्दावली आपको हमेशा याद रहनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी इन्हीं संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों? तो हम चलते हैं सीधे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया, कल मैंने दिखाया भी था। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। प्रश्न पूछा गया है 16 नंबर से, 16 नंबर जीएस सेकंड का। जब आप सिलेबस देखोगे जीएस सेकंड पेपर का तो उसमें हम 16 नंबर पॉइंट पे आओगे। तो उसमें लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, यूपीएससी सिलेबस से ही यूपीएससी मेंस के सवाल डायरेक्ट भिड़ते हैं, दिखाई देते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है? तो इसमें आप जैसे समकालीन शासन व्यवस्था, ये प्रश्न पूछा है 2026 का है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। समकालीन शासन व्यवस्था में भारतीय सिविल सेवाओं की समानज्ञ, अब आपको यहाँ पर समानज्ञ नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ बच्चों को, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जर्नलिस्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में। जर्नलिस्ट स्ट्रक्चर मतलब समानज्ञ संरचना के लाभों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। अब आपके जो आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, ये एक तरीके से क्या होते हैं, समानज्ञ होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। इनको किसी एक विषय में विशेषज्ञ नहीं होते हैं, किसी एक चीज में। वो तो अफसर बन के जाते हैं तो उनको हर क्षेत्र में काम करना पड़ता है, तो इनको समानज्ञ बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं। तो इनके लाभ क्या है कि अगर ये जर्नलिस्ट हैं तो इनके क्या लाभ हैं और सीमाएं कहाँ हैं कि अगर अब ये समानज्ञ होने के कारण कहीं कहीं पर विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर इनकी सीमाएं क्या हैं कि जैसे मान लो कि अगर कोई एमबीबीएस व्यक्ति जो है सिलेक्ट हो जाता है यूपीएससी में, तो उसको वो विशेषज्ञ हो गया। तो कोविड-19 जैसी बीमारी आ गई या कोई बहुत बड़ी जो है महामारी आ गई, तो उसमें वो विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकता है। या कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से गया, कोई सिलेक्ट होकर के एग्रीकल्चर में उसने बहुत अच्छी तैयारी करी, एमएससी किया उसने अलग अलग क्षेत्रों से एग्रीकल्चर से, फिर वो अधिकारी बनता है, तो वो उस क्षेत्र में क्या हो गया, विशेषज्ञ हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा तो विशेषज्ञ के रूप में काम करेगा। लेकिन जो बीए एमए करके अधिकतर जो अफसर बनते हैं तो बीए एमए करते हैं, तो जो बीए एमए किए होते हैं वो समानज्ञ कहलाते हैं। उनको किसी एक क्षेत्र का नॉलेज नहीं होता है, वो हर क्षेत्र में थोड़ा जानते हैं क्योंकि वही जीएस में वो पढ़े होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर वही चीज पूछ रहा है कि उसके लाभ और सीमाओं को बताना है। तो इसी के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है। तो पहले मैंने भूमिका कैसे आपको लिखनी है, पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ कि आपको सिंपल जो है छोटी सी भूमिका लिखनी है। उसमें भारतीय सिविल सेवाओं के समानज्ञ की संरचना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए ये बताना है कि विशेषज्ञता की जगह व्यापक प्रशासनिक समन्वय
समन्वय, क्षमता एवं नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है। इस तरह से भूमिका आप इन शब्दों को मिला करके लिख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिर इसके मुख्य भाग में जब आप आओगे, मुख्य भाग में आओगे तो इसके लाभ बताने हैं। लाभ बताओगे जैसे समग्र दृष्टिकोण, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्र में ये अच्छा बेहतर कार्य करते हैं तो इनका समग्र दृष्टिकोण होता है। समन्वय क्या होता है? विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच, विभिन्न विभाग होते हैं जैसे शिक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, ठीक है। इन विभागों के बीच में क्या होता है? तालमेल बैठाते हैं, समन्वय बैठाते हैं। तो हितधारकों के बीच में क्या होते हैं? समन्वय के बीच में समन्वय करने का काम करते हैं। लचीलापन कैसा है? तो विविध दायित्वों के निर्वहन तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ये कार्य करते हैं। तो लचीलापन भी होता है, विभिन्न दायित्वों को निर्वहन, जैसे चुनाव करवाने के लिए बोल दिया जाता है या अलग अलग कार्यक्रमों में उनको भाग लेने के लिए बोल दिया जाता है। तो विविध दायित्वों के निर्वहन में भी ये काम करते हैं, ठीक है। नीतियों के क्रियान्वयन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। निष्पक्ष होकर के काम करते हैं, ये भी आपको पता है। ये इनके लाभ हैं। ये अच्छी चीज है कि समानक होने के कारण ये लाभ इनको मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके कारण आपको सीमाएं भी तो बतानी है कि सीमाएं यहाँ कहाँ पर इनको दिक्कत होती है। तो एक तो विशेषज्ञता की कमी होती है, तो जैसे जटिल तकनीकी विषयों पर दिक्कत आ सकती है। जैसे आपको वर्तमान में एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग है, इस तरह के कोई काम है तो यहाँ पर इनको जो है विशेषज्ञता की जरूरत पड़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, हालांकि आईएएस अधिकारी होता है तो वो किसी विशेषज्ञ को बुला सकता है, अपने पास बुलाकर काम करा सकता है, ठीक है। यह बदलते शासन की चुनौतियां भी हैं। बदलते शासन में चुनौतियां भी, आपको बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आती है जहां पर विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। तो विशेषज्ञता की कुल मिलाकर कमी होती है। निर्णय निर्भरता, इनको विशिष्ट मामलों में विशेषज्ञ संस्थाओं सलाहकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। आपको बुलाना, मान लो कृषि क्षेत्र से संबंधित कोई पहल करनी है तो आपको विशेषज्ञ को बुलाना पड़ेगा उसी क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। पर्यावरण संबंधित कोई काम करना है तो उसमें विशेषज्ञ को बुलाना पड़ेगा। तो विशेषज्ञ इनको निर्णय लेने में इनकी निर्भरता होती है किसमें? विशिष्ट मामलों में विशेषज्ञों या विशेषज्ञ संस्थाओं की जरूरत पड़ती है इनको। फिर निष्कर्ष छोटा सा लिख देना है, सिंपल निष्कर्ष दे देना है कि अतः समानज्ञ और विशेषज्ञ का संतुलित मॉडल अपनाकर प्रशासनिक नेतृत्व की व्यापकता और तकनीकी दक्षता दोनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको उत्तर आराम से लिख सकते हो। 1.5 शब्द में पूछा है तो बहुत ज्यादा आपको लांग लपेट की बात नहीं करनी, सिंपल सीधे सीधे प्रश्न लिख सकते हो। वर्तमान के उदाहरण भी लिख सकते हो, जैसे एआई का उदाहरण आपने लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है और भी डाल सकते हो, कोविड महामारी। अब देखिए आप अच्छी चीजें डाल सकते हो, आप कोविड की भी उदाहरण ले सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आपके मन में आई, आप मुझसे अच्छा आप सोच सकते हो, लिख सकते हो। ये तो मैंने अपने, अब ये कि कुछ सीमाएं होती हैं, हर चीज यहाँ पर नहीं डाल सकते, ठीक है। अब मैंने कैसे लिखा आप मेरा भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय सिविल सेवाओं, और मैंने कैसे भूमिका लिखी, भारतीय सिविल सेवाओं की समानज्ञ संरचना में अधिकारियों को किसी एक विषय तक सीमित न रखकर व्यापक प्रशासनिक दायित्व सौंपे जाते हैं, ठीक है। इससे प्रशासन में समन्वय एवं नेतृत्व को बल मिलता है, ठीक है। समन्वय एवं नेतृत्व, वही मैंने लाभ में भी लिखा है। किंतु समकालीन जटिलताओं के बीच इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है। वही जो प्रश्न में पूछा है उसी को घुमा करके मैंने लिख दिया। इसमें कुछ भी आगे पीछे ढूंढना नहीं, उन्हीं शब्दों जाइए जो प्रश्न में पूछा गया है उन्हीं को घुमा घुमा करके लिखो। ये कला होती है, जब ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो उन्हीं शब्दों को घुमा घुमा करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं लाभ देखते हैं। लाभ क्या है, जो मैंने आपको बताया वही लाभ। समग्र दृष्टिकोण में विभिन्न आयामों को जोड़कर नीति निर्णय में सहायता करते हैं, ठीक है। समन्वय एवं नेतृत्व, विभागों में हितधारकों के बीच प्रभावी तालमेल होता है, ठीक। लचीलापन कैसे, विविध क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे विभिन्न विभागों में, जैसे वित्त विभाग हो गया। अब इसमें उदाहरण भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर सीमाएं होती तो बहुत ज्यादा उदाहरण देने की संभावना नहीं बन पाती। आप इसमें डाल सकते हो जैसे शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग है। इनमें एक दूसरे के बीच में तालमेल बैठाने में विविध क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, ठीक। इसके साथ साथ नीति क्रियान्वयन में भागीदारी, प्रशासनिक नीतियों में को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। जैसे अब उदाहरण मैंने यहाँ पर डाल दिया, जिला प्रशासन में अधिकारी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में समन्वय करता है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर उदाहरण डाल दिए। फिर यहाँ पर सीमाएं क्या है, सीमाएं भी हमको बतानी है। विशेषज्ञता का अभाव है, जटिल तकनीकी विषयों में गहन ज्ञान सीमित हो सकता है, सीमित होता है, ठीक है। एआई का भी उदाहरण डाल सकते हो, ठीक है। वर्तमान में एआई जैसी चीजों के विषय में या एआई से संबंधित विषयों में अधिकारियों में या प्रशासनिक अफसरों में इनका अभाव दिखाई देता है। इन तकनीकी विषयों पर उनके ज्ञान में अभाव दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी शब्द घुमा फिरा करके लिख सकते हो, ठीक है। विशेषज्ञों पर निर्भरता होती है, विशेषज्ञ जो होते हैं उन पर निर्भरता होती है। मान लो तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों में बाहरी विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक है। बदलते शासन की चुनौतियां क्या है, जैसे डिजिटल एवं डेटा आधारित शासन में विशिष्ट कौशल का महत्व बढ़ा है, ठीक है। ये महत्व बढ़ा है तो हमें विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम अलग से भी भर्ती कर सकते हैं। हालांकि आप देखे होंगे कि होटा कमेटी एक है और बासवान समिति है।
उन्होंने सुझाव दिया था, होटा कमेटी ने सुझाव दिया था कि आप किसी भी अफसर को भर्ती कर लीजिए, समानक के रूप में कॉमन सेंस होता है उनपे, उनको भर्ती कर लीजिए। लेकिन किसी एक विभाग में, जैसे मान लो कि किसी शिक्षा विभाग में उनको भर्ती किया, तो शिक्षा विभाग में उनको 6-7 साल का कार्यकाल दीजिए। 6-7 साल वो अगर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके अंदर ऑटोमेटिक विशेषज्ञता आ जाएगी। बासवान समिति ने भी ऐसे सुझाव दिए थे कि उनको विशेषज्ञ की सलाह, एक तरीके से ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इसमें डाल सकते हो, मैंने आगे डाला भी है। अब मैंने समिति का दृष्टिकोण अलग डाल करके इसकी बात लिख दी है। ठीक है, कि होटा समिति ने सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता एवं पेशेवर दक्षता बढ़ाने तथा प्रशिक्षण या करियर विकास को मजबूत करने पर बल दिया। वहीं वे बासवान समिति ने क्या किया है, बासवान समिति ने सेवाओं में विशेषज्ञता, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता रेखांकित की है। ठीक है, ये मैंने उदाहरण डाल दिया। आप इसको बीच में भी डाल सकते हो, मैंने ऊपर लास्ट में लिख दिया है, आप चाहो तो यहाँ बीच में भी कहीं पर डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसके लाभ में। अब मैंने निष्कर्ष कैसे लिखा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को समानक रहना ठीक है, किंतु होटा कमेटी एवं बासवान समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय सिविल सेवकों में विशेषज्ञता में पेशेवर दक्षता बढ़ाने पर भी बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, मैंने वहां पर होटा कमेटी और बासवान समिति के कंधे में गोली रख करके चला दी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कुछ ऐसा पता है तो आप इसका डाल सकते हो, इस तरह से उत्तर आपको लिख सकते हैं। इसमें आराम से आपको 5-6 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे भी बेहतर लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये 2026 का प्रश्न था। आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत अच्छा उत्तर लेखन हो जाएगा। बस आपको डेली 1 या 2 उत्तर लिखने हैं, आपको मिनिमम मार्च तक जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, प्रीलिम्स निकलेगा तो आपका मेंस भी आराम से निकल जाएगा। पीवाईक्यू सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना। और जब आपका प्री निकल जाए तो आप मेंस के स्तर पे, ये अभी से चाहो तो मेंस के जो पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं कई बार, जैसे एनसीईआरटी वगैरह में जो पीछे प्रश्न होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उत्तर लेखन ठीक है, तो वो मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम अभी से भी ज्वाइन करके कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो इससे क्या होगी कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं 2026 का ये दूसरा प्रश्न है, डे 57 कल हमको करना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि दबाव समूह, देखिए ये सब होते हैं, इनको याद कर लो, ये पीवाईक्यू के शब्द हैं, इनको आप किसी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, एक डायरी बना लो, उसमें आप नोट कर लो इन शब्दों को डेली आप पढ़ा करिए, रट लीजिए, इनको इस्तेमाल करना सीखिए। दबाव समूह सामाजिक आंदोलन एवं कारपोरेट लॉबी किस सीमा तक बहिष्कृत हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में बहुलवादी लोकतंत्र को गहराई प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, कारपोरेट संपदा एवं राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए गठजोड़ से क्या आप औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, विश्लेषण कीजिए। क्या औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, विश्लेषण कीजिए। इसके बारे में आपको लिखना है 250 शब्द में। इसके बारे में कल हम उत्तर लिखेंगे। अगर आपको पता हो रहा है, लग रहा है कि नहीं हम लिख सकते हैं, तो इस पर आप जो है 250 शब्द में आराम से उत्तर, जिनको शुरुआत में है वो इनको 100 शब्द में लिखने की कोशिश करिए। लिखिए तो कुछ तो लिखिए। जब आप लिखने लगोगे, लिखते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप आराम से कोई भी क्वेश्चन देखोगे और फटाक से उसकी फ्रेमिंग कर लोगे, खुद ही उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो परफेक्ट उत्तर कभी नहीं होता है। ठीक है, आप धीरे धीरे ही सीखते हो, ये स्किल है, जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक सीखते रहोगे। जैसे आप छोड़ दोगे, प्रैक्टिस आपकी ढीली हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।